हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। तो गाइज आज 16 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है आप सभी का। तो देखते हैं आज पहला करंट अफेयर हमारे पास किस चीज़ से संबंधित है। देखिए, ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है, ये पहला न्यूज़ हमारा इससे रिलेटेड आया है। पहले तो समझते हैं क्या है और फिर देखते हैं कि न्यूज़ में ऐसा क्या आया है। देखिए, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वो जब टनल बनाते हैं तो उनके टनल बनाने का एक मेथड अलग होता है। वो क्या करते हैं, टनल के अंदर वाली जो दीवारें हैं ना, इसको कंक्रीट से सजाते हैं, पूरा कंक्रीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये मजबूत रहे। जैसा कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये लोग ये कंक्रीट जो है उसको लगा रहे हैं। कंक्रीट क्या होता है, जैसे आप लोग रेता बजरी वगैरह सब मिक्स करते हो ना, तो उसको कंक्रीट बोलते हैं। उसमें थोड़े से ग्रेवल्स डाल दिए, जिसको छोटी छोटी रोड़ी हम लोग कहते हैं ना, तो उससे चीज़ मजबूत हो जाती है, ठीक है। जैसे छत डालते समय हम लोग बनाते हैं ना, वो होता है। तो वो अंदर वाली साइड में टनलिंग करते समय, टनल बनाते समय वो ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, मजबूत बनती है टनल। अब ऐसा ही टनलिंग मेथड जो है ना, अब इंडिया का जो तीसरा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है ना हमारे देश में, जिसका नाम है विजिंजम रेलवे टनल, अब ये इस मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अभी टनल वर्क जो अपने शुरू करने हैं ना आगे, अब वो इसी मेथड के ऊपर करेंगे ताकि मजबूती दी जा सके, ठीक है जी। ये जो टनल है ये विजिंजम को इंटरनेशनल सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है जी। तो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल काम है ये, ठीक है। तो अगर इस सी पोर्ट कनेक्टिविटी, रेल सी पोर्ट कनेक्टिविटी होती है, जैसे रेलवे टनल है, ठीक है, रेलवे के लिए जा रहा है और कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, सी पोर्ट के साथ, समुद्री हिस्से के साथ हो रहा है कनेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये विजिंजम है और यहाँ से ये बलरामपुरम वहां तक ये जाएगा। तो ये लिंक कहाँ से कहाँ तक है, तो नियर बलरामपुरम रेलवे स्टेशन तक ये जाएगा, ठीक है। 8 से 9 किलोमीटर का टनल है, ये पूरा कॉरिडोर है, ठीक है जी। कम से कम 555 करोड़ की कनेक्टिविटी जो है इसमें लगी है, ठीक है जी। अभी इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप के द्वारा जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। बलरामपुरम जो थिरुवनंतपुरम यानी कि जो राजधानी है, ठीक है, वहाँ पे जोड़ता है केरल की राजधानी के साथ उसको जोड़ता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद रखना है कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे टनल कौन सा है, T49 जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, ठीक है। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा 12.75 किलोमीटर का जो है ये रेलवे टनल है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा चीज इसके संबंधित आपको करनी है तो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारा न्यूज क्यों आया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल से संबंधित है। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल क्या होता है कि आपको एक ऐसा ट्रेनिंग स्कूल दिया गया है जहाँ पे जो है फ्लाई करना, कैसे अपने विमानों को उड़ाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सारे को सिखाया जाएगा, ठीक है। तो न्यूज़ क्या आई है, न्यूज़ ये है कि जो डायरेक्टोरेट जनरल है ना सिविल एविएशन के, देखो हर एक चीज़ हमारे देश में ऐसी है जिसके ऊपर कोई ना कोई बाप बैठा होता है जो उसको रेगुलेट करता है। तो हमारे देश में जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाले हैं ना, वो डीजीसीए है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने अप्रूव किया है कि एकवी एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको सलेम एयरपोर्ट तमिलनाडु में बनाया जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से तमिलनाडु को उसका पहला फ्लाइंग जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है तमिलनाडु में। लेकिन भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जनाब, ये तमिलनाडु में पहली बार हुआ है। भारत में ये 36वां बनने वाला है, ठीक है। तो मतलब ऑलरेडी भारत में 35 बन चुके हैं, तो ये 36, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के पास अब 36 डीजीसी अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल है, ठीक है। तो किसी भी चीज को आपने सिखाना है, ऐसा कोई स्कूल वगैरह, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसका अप्रूवल आपको डीजीसीए से मिलता है, ठीक है। तो इंडिया में 36वां कौन सा बना है आपको वो भी याद रखना है, और तमिलनाडु का पहला है तो ये भी याद रख लो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो तमिलनाडु में काफ़ी सारी अभी सीखने के लिए, पायलट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं, जैसा भी डीजीसीए ने बनाया है। तो एविएशन इंडस्ट्री का ना बेटा ग्रोथ ही होगा, इससे कोई नुकसान तो नहीं है ना, फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशन से ना छोटा सा न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को इंडिया की सुप्रीम
कोर्ट तक जो है वो ध्यान रखना है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, ठीक है जी। तो इजराइल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने कुछ लिमिट्स लगा दी है उनकी सुप्रीम कोर्ट की पावर पे। देखिए जैसे हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, न्याय देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काम क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है हमारे देश में, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं जो कानून को लागू करते हैं, और लेजिस्लेटिव कौन होते हैं जो कानून को बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे राष्ट्रपति साहब, क्योंकि वो कानून के ऊपर किसी भी कानून पे साइन करके अपनी असेंट देके क्या बनाते हैं, उसको कानून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कानून को लागू करते हैं, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव जैसे कि हमारे देश में संसद है, संसद क्या करती है, संसद कानून को बनाती है, ठीक है जी। तो संसद का काम क्या है, कानून को बनाना। सो इजरायली पार्लियामेंट का थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ने मिलकर जो भी कानून बनाए हैं उनको लागू किया है, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है। तो अगर नहीं होता तो वो उसको रद्द भी कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। अब ऐसा ही देखो और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है ना, जो और देशों में, तो इसराइल की भी कर रही थी, ठीक है। तो अभी इसराइल जो है वो लिमिट करता है, उसकी पार्लियामेंट ने नया कानून पास कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है ना इसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाने की जरूरत है, मतलब अनरीजनेबल तरीके से ही कुछ मर्जी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए न्यूज आया। तो देखिए क्या है, इसराइल की पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को थोड़ा सा लिमिट किया जाए, ठीक है। उनकी सुप्रीम कोर्ट, इसको अपनी सुप्रीम कोर्ट मत समझ लेना कहीं कर दो गड़बड़ घोटाला, ठीक है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स के ऊपर लगाम लग जाएगी, जैसे कि वॉइड डिसीजंस जो कि गवर्नमेंट लेती है किसी मिनिस्टर के द्वारा या कोई भी ऑफिशियल के द्वारा बिना किसी रीजन के अनरीजनेबली जो है उनके जो डिसीजंस है उनको वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो ठीक है, ऐसा कुछ अभी इनकी पावर को रिड्यूस कर दिया गया, तो इसके लिए छोटा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से देश ने हाल ही में अपनी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को थोड़ा सा लिमिट में लेकर आए हैं बिल पास करके। तो इजराइल आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। अब इजराइल न्यूज में है तो थोड़ा सा इजराइल का मैप देख लीजिए आप लोग। ये इजराइल का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं कि जेरूसलेम इसकी राजधानी है, ठीक है। वेस्ट बैंक इसका हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें। वेस्ट बैंक के पीछे लड़ाई है भाई, सीरिया के अंदर, ठीक है, सीरिया और इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, ये इसके जो हैं आसपास के एरिया, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है जी। तो ये कई बार ना एग्जाम में आ जाता है। लेबनान देखिए, लेबनान इसके आसपास है, ठीक है। तो कई बार ये एग्जाम में चीजें आ जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जेरूसलेम इसकी राजधानी है, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हेब्रू, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है। अगला न्यूज है हमारे पास भारत से रिलेटेड। अभी भारत क्या है, भारत यहाँ पे इंडिया नहीं है बेटा, भारत में एक कैंपेन है, ठीक है, एक कैंपेन जिसको हम चला रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर्स का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए, उसकी फंडिंग इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जिसको हम एग्री इंफ्रा फंड भी कहते हैं। तो देखिए मनोज आहूजा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने 1 महीने का पूरा कैंपेन जो है वो जारी किया है बैंक्स के लिए अंडर एग्री इंफ्रा फंड, ठीक है जी। सो एग्री इंफ्रा फंड का मतलब क्या होता है, देखो एग्री मतलब एग्रीकल्चर, इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उसका जो फंड है वो जो है इन्होंने तैयार किया। तो उस फंड को बैंक्स जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को लोन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, तो उसके लिए इन्होंने ना कैंपेन शुरू किया। 15 जुलाई को शुरू किया और ये 15 अगस्त तक चलेगा, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस डे तक चलेगा। इस कैंपेन का नाम हमने रखा है भारत। भारत में देखिए बैंक्स हराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सो रूरल और एग्रीकल्चर यानी कि पेंडू और एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, विकास करने के लिए बैंक्स को जो है एक्सेलरेटेड तरीके से काम करना है। तो इसके लिए एक भारत कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो इसमें ध्यान रखना है आपने कि मनोज आहूजा जो उनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये सारा काम शुरू किया है, ठीक है जी। अभी इसका जो टारगेट है, टारगेट ये है कि जी 7200 करोड़ जो है हमने लगाना है, और इस 7200 करोड़ के अंदर जो है इसको हमने 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है कि 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो क्रिएट हो जाए हमारे देश में, ताकि फार्मर्स को उनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंबाइन चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए ना वो सब उनको मिल जाए भाई,
ठीक है। कोई क्रॉप चाहिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए चाहिए तो वो भी उनको मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों को कम से कम अभी फिलहाल 7200 करोड़ का हमारा टारगेट है, लेकिन प्रमोशन हमारा कहाँ तक रहेगा, 1 लाख करोड़ तक, कि इतना कम से कम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को तो जाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतना फंड तो इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तो ये जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ये 2020 के अंदर हम लोगों ने लॉन्च की थी। तो ये छोटा सा ना बैकग्राउंड से सवाल आ जाए कई बार बाय चांस कि ये जो अपना फंड है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये कब शुरू हुआ था। तो ये 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था बेटा, कोरोना काल के अंदर। ठीक है, तो फार्मर्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, जब हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ था कि 3 कानून आए थे किसानों के लिए, तो उस समय ये फंडिंग जो है हमें दी गई थी। ठीक है जी, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है मिलन कुंदेरा से रिलेटेड है। ठीक है, मिलन कुंदेरा जो है एक पेरिस के जो है रहने वाले नॉवलिस्ट हैं, ऑथर हैं आप कह सकते हो। हाल ही में इनका देहांत हो गया है, 94 की एज में ये चले गए हैं दुनिया से। ठीक है, इनकी एक बहुत ही शानदार नॉवल द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ द बीइंग। सो कई बार ना आपको पेपर में आ जाता है कि ये किताब किसने लिखी है। तो ये किताब किसने लिखी है, क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि इनके लेखक जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, और भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, जैसे कि द जोक हो गया, द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग हो गया, ये सब इन्होंने लिखा है। इनके लिटरेचर के लिए इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इनको जेरूसलेम अवार्ड 1985 के अंदर दिया गया, ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज यूरोपियन लिटरेचर के लिए इनको 1987 में दिया गया, वेलेनिका इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल अवार्ड इनको मिला है 1992 में, और हर्डर प्राइज जो है 2000 में इनको इनकी लेखकी के लिए दिया गया है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है कि इस तरीके के अवार्ड्स इनको मिले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन यही है कि इनकी ना बुक्स पूछ ली जाएंगी कि ये बुक किसने लिखी है। ठीक है जी, तो न्यूज़ में से ही घुमा फिरा के पूछना है भाई एग्जामिनर ने, और कहाँ से पूछना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है इलॉन मस्क ने एक नई कंपनी जो है, एक नया स्टार्टअप जो है इन्होंने शुरू किया है, XAI। इस कंपनी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने वाले हैं। ठीक है जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे इन्होंने कंपनी का नाम रखा है XAI। ठीक है जी, तो ये बिलेनियर एंड एंटरप्रेन्योर सब जानते हैं इनके बारे में, इलॉन मस्क के बारे में। हाल ही में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित एक स्टार्टअप कंपनी को शुरू किया जिसका नाम है XAI। ठीक है, इसके अलावा इलॉन मस्क के बारे में आप लोग जानते ही हैं, देखिए कि CEO हैं ये इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के। ठीक है, स्पेस एक्स के CEO हैं। ठीक है, ट्विटर के ऑनर हैं ये। ठीक है, ओपन AI के को भी इन्होंने मतलब को फाउंडेड किया था, मतलब सारे जिन लोगों ने मिलकर ओपन AI बनाया है उसके अंदर ये भी शामिल थे। अच्छा, ओपन AI क्या है? चैट GPT तो आप लोग बहुत सुनते होंगे ना, अपने इंडिया में बहुत चलता है। ये चैट GPT के मेकर हैं ओपन AI वाले। ठीक है, 2015 के अंदर ओपन AI बना था। ठीक है, तो 2015 के अंदर इलॉन मस्क जो है फाउंडर्स के अंदर शामिल थे, लेकिन उसके बाद 2018 के अंदर कुछ पर्सनल इश्यूज इनके हो गए थे कंपनी वालों के साथ, बोर्ड वालों के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने बोर्ड को छोड़ दिया था। तो इस समय ये ओपन AI के अंदर नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो ओपन AI है उसके अंदर ये इन्वेस्टर अभी भी हैं, वहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जितनी जानकारी हासिल की जाए उतनी कम है, रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया के। ठीक है जी, तो ये था इनकी कंपनी के बारे में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है जी, अभी अभी हाल ही में 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट को क्लियर किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे जजेस हैं इनका नाम है उज्जवल भुवन, जस्टिस उज्जवल भुवन और जस्टिस SV भट्टी। ये 2 जजेस जो है हाल ही में इनका मतलब क्लियर हो चुका है कि ये अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है क्लियर कर दिया इनका अपॉइंटमेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्लास में हमने पढ़ा है कि कोलिजियम सिस्टम जब बन जाता है, जब कोलिजियम क्लियर हो जाता है, कोलिजियम की लिस्ट बन जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये लिस्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। राष्ट्रपति साहब अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर साइन करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इस अपॉइंटमेंट को क्लियर करती है। ठीक है, तो अभी तो अपॉइंटमेंट्स क्लियर हुए हैं, अभी ओथ वगैरह ली जाएगी। ठीक है जी, सो ध्यान में रखना है आप लोगों ने। तो उज्जवल भुवन और SV भट्टी जो है हमारे जज बने हैं। थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। तो फिलहाल हाल ही में अगर हम बात करें तो फिलहाल ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हमारे उज्जवल भुवन के बारे में अगर हम बात करें तो। और सबसे पहले ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पे काम करते थे। ठीक है जी,
एसवी भट्टी के बारे में बात करें तो ये इस टाइम केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इससे पहले ये आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंट किए गए थे, फिर लेटर इनको केरला हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था 2019 में। तो अभी वहां से निकल के ये दोनों कहाँ पे जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखिए लेटेस्ट जजेस का जो है ये तो आंकड़ा आ ही सकता है आप लोगों को कि भी कौन से नए जजेस जो हैं हम लोगों ने भर्ती किए हैं। लेकिन इसी के साथ आप लोग अपने सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड भी हमेशा याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने क्लास में कैसे सीखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोलिजियम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज है सागर संपर्क के बारे में। सागर संपर्क क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है कि सागर में कोई चीज है, यानी कि ओशियन में कोई चीज है जिसके साथ हमने कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। ये देखिए एक शिप है हमारा और शिप का जो है जीपीएस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए बेटा हम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सैटेलाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा जो है रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, सारे के सारे रेडिएशंस ले रहे हैं और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक होता है बेटा कि डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आने की वजह से क्या होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार इनकरेक्ट डेटा आ गया, डिले हो गया। इसको बंदे को यहाँ पे बंदा है, उसको ज़रूरत है भाई, मदद की ज़रूरत है, शिप बैठा है, शिप के अंदर बैठा है, नहीं वो मदद हासिल कर पाया, डूब जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लूप होल्स है ना, लूप होल्स क्या है कि ऐसा सिस्टम चल तो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट शिप के लिए चल रहा है। तो अभी ये सारा कुछ क्या है ना, ये सारा कुछ केंद्रित हो जाएगा एक ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन के ऊपर। वहां पे जो भी कोई गड़बड़ है, घोटाला है, जो करेक्शंस है, वो करेक्शंस करके जो है यहाँ पे भेजी जाएगी, ताकि यार ये जो बंदा है ना जिसको अपन ने बचाना है, इसके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ऐसा नहीं कि इसके पास कोई डिलेड इन्फॉर्मेशन पहुंची जिसकी वजह से काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है ना, इसको डीजीपीएस सिस्टम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डीजीपीएस सिस्टम जो है इसका मतलब यही होता है कि पहले जो अलग अलग रिले आ रहा था आपको एक शिप के ऊपर, उसकी बजाय वो सारा आपको कहाँ पे जाएगा, एक ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन के ऊपर जाएगा। वहां से जितनी भी ठीक ठाक होना है, करेक्शंस होनी है, फिर वो शिप के पास जाएगी ताकि उनको सही नेविगेशन में मदद मिल सके। ठीक है जी, तो अभी हाल ही में क्या है कि यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे पोर्ट्स के, सरबंदा सोनोवाल, इन्होंने अभी हाल ही में एक इंडिजीनियस, जिसको हम डीजीएनएसएस सिस्टम कह रहे हैं, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है सागर संपर्क। यानी कि सागर में कोई भी शिप है, चाहे वो हमारा नेवी का शिप है या कोई भी शिप है, तो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से बेटा शिप्स बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे नेविगेशन के लिए, इनको पहले ही पता लग जाएगा कि आगे कोई खतरा है या नहीं है। ठीक है, कहाँ तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, अभी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी पहुंचने लग जाएगी। ठीक है जी, तो ये अच्छा सिस्टम इन्होंने शुरू किया। डीजीएनएसएस के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड एनहांसमेंट सिस्टम है। इससे क्या होता है, जो रेडिएशंस हैं या फिर जो भी कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एनहांस आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो एरर्स हैं और इनएक्यूरेसीज हैं जो कि पहले से ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में चल रही थी जीएनएसएस में, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो पहले वाला जो हमने सिस्टम देखा ना, जिसमें आपने ये ब्लैक कलर की लाइंस देखी हैं, तो ये पहले वाला सिस्टम है। ठीक है, जीपीएनएसएस सिस्टम, इसको अब थोड़ा सा चेंज करके ये येलो वाली लाइंस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, नया सिस्टम जो है इसका हमने बना दिया है। राइट, तो इनएक्यूरेसीज को खत्म करेगा। मरीनर्स जो हैं, यानी कि इस शिप के अंदर जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको सेफ नेविगेशन में हेल्प मिलेगी। रिस्क जो है टकराव के, एक्सीडेंट्स के, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, सो इस तरीके से सागर संपर्क जो है वो लॉन्च हुआ। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा पैराथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के बारे में। देखिए पैराथलेटिक्स का मतलब आप समझते हैं ना, पैराथलेटिक्स उनके लिए होता है जो अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उनके लिए पैराथलेटिक्स होता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के जो निषद कुमार हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है पैराथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हुई है, पेरिस के अंदर हुई है। ठीक है जी, और इस मेडल को इन्होंने हाई जंप इवेंट T47 के अंदर जो है हासिल किया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। इसी के साथ ये भारत के दूसरे एथलीट बन गए हैं इस मेडल के अंदर, इस इवेंट के अंदर मेडल हासिल करने वाले। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है कि भारत के पहले इंसान, मतलब पर्सन कौन थे, भारत के पहले जो हैं वो कौन है पर्सन जिन्होंने ये इवेंट के अंदर जो है अवार्ड लिया है। ठीक है जी, तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी टॉप 4 रैंक्स
के एथलीट यहाँ पे बने हैं। अभी जैसे हमारे ये निशद जो हैं ये दूसरे नंबर पे आए हैं ना, तो टॉप 4 जो होंगे वो आगे जाके 2024 के पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो कि पेरिस के अंदर होने वाली हैं उस इवेंट के अंदर जाएंगे। मतलब एक तरीके से इन्होंने क्वालिफाई किया है, ये क्वालिफाइंग इवेंट था कि क्वालिफाई कर लिया कि ये 2024 के पैरा ओलंपिक्स में जाने वाले हैं। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। अच्छा सवाल है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यूटीटी टूर्नामेंट के बारे में है। देखिए यूटीटी टूर्नामेंट क्या चीज है, ये अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। ठीक है जी, तो इंडिया की जो टॉप की टेबल टेनिस लीग है ना, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है जी, तो ये पुणे के अंदर 13 जुलाई को शुरू हो रहा है, मतलब हो चुका है, और 27 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे चलेगा पुणे के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है सारे को ऑर्गेनाइज कर रही है अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग को। ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। ठीक है जी, और 4 साल के गैप के बाद ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस इवेंट के अंदर हमारे जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरत कमल पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है जी, और मतलब वो जो है इंडियन टीम को लीड करेंगे 26th एशियन चैंपियनशिप में भी, जो कि 3 से लेकर 10 सितंबर 2023 साउथ कोरिया में होने वाली है। ठीक है जी, तो आगे फ्यूचर में जो न्यूज़ आएगा ना वो भी अभी कर लिया है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखना है। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू।